नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 2 कक्षा 11 में इतिहास में पढ़ेंगे मेसोपोटामिया का भूगोल, किस प्रकार से वहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसका अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। भौगोलिक विविधता का मतलब होता है जहाँ कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, तो कहीं पर समतल भूमि है, कहीं उथली हुई भूमि है, नदियाँ हैं, पठार हैं, आदि जो विविधताएं होती हैं उनको भौगोलिक विविधताएं कहते हैं। तो इराक एक भौगोलिक विविधताओं का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले गए हैं, जो मतलब वृक्षों से अटी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में मौजूद हैं, फैले हुए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। अर्थात यहाँ जो ये बताते हैं 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच में कृषि कार्य शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ फसलों के लिए पर्याप्त क्या होती है, वर्षा। तो कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान पाए गए हैं। अर्थात इसके उत्तर में जो ऊंची भूमि है वहाँ पर स्टेपी घास के मैदान हैं। स्टेपी घास के मैदान जहाँ पशुओं को सुलभता से चारा प्राप्त हो जाए, तो ऐसे जो है वो भी वहाँ पर हमें देखने को है वो मिलते हैं। इसलिए उस उत्तरी क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं वहाँ पशुपालन कार्य कृषि की तुलना में अधिक फायदेमंद और लाभकर होता है। इसलिए वहाँ कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। अर्थात जो स्टेपी घास के मैदान हैं वहाँ पर सर्दियों में भी जो बारिश होती है उसके बाद जो घास फूस या वनस्पति वहाँ अंकुरित होती है, फलती फूलती है, तो उसको खाकर भेड़ बकरियाँ अपना जीवन यापन है वो करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन मानी जाती हैं। अर्थात इसके पूर्व में जो दजला नदी है, दजला व उसकी सहायक नदियाँ हैं, वे पहाड़ी क्षेत्रों में आने जाने के लिए परिवहन के अच्छे साधनों के रूप में माने जाते हैं। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव है वो हुआ था। अर्थात इसके इराक के जो दक्षिण का भाग है, जो एक रेगिस्तानी भाग है, इतिहासकार मानते हैं कि यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों का विकास हुआ और नगरों में लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई होगी। इन रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। अर्थात जो ये रेगिस्तान जो थे, इनमें जो शहरों में लोग निवास करते थे उनके भरण पोषण का साधन बनने की क्षमता मौजूद थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी है वो लाती रही थी।
ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो यहाँ से जो नगरों या शहरों में जो आबादी बसी हुई थी उनकी खाद्यान्न तो हमें गांवों से या जो क्षेत्रों से प्राप्त होते थे, तो वो वहाँ का भरण पोषण इन रेगिस्तानी क्षेत्रों से प्राप्त होता था, क्योंकि दजला व फरात जैसी जो नदियाँ हैं वो पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी मैदानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में ला कर के बिछा देती थी। इससे वहाँ पर अच्छी फसलें भी तैयार होती थी और उन फसलों को जो नगरों में निवास करने वाले लोग हैं उनके भरण पोषण के लिए, उनके उद्योगों के लिए उपयोग में लिया जाता होगा। जब इन नदियों में बाढ़ आती हैं अथवा जब इसके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब ये उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। अर्थात ये कह रहे हैं कि नदियों में जब बाढ़ आती हैं, ज़्यादा पानी आने पर जहाँ से होके चलती है तो वहाँ पर ये काली मिट्टी बिछा रहती हैं, अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर जमा हो जाती है। आप अपनी किताब के पेज नंबर 31 पे इसका जो मैप दिया हुआ है, मानचित्र दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और उसको आप है वो समझ भी सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो यहाँ का भूगोल है वो अपने आप में विविधता लिए हुए हैं। कहीं पर मैदान है, कहीं पर स्टेपी घास के मैदान हैं, तो कहीं वृक्षाच्छादित पर्वतमाला भी मौजूद हैं। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती हैं। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती हैं और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। अर्थात फरात जो नदी हैं ये रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती हैं। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने ज़माने में धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। अर्थात इनमें जो पानी होता था उनसे सिंचाई का कार्य है वो होता था। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो इन धाराओं में जो पानी आता था उनमें से आवश्यकता पड़ने पर उस पानी से गेहूँ, जौ, मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। अर्थात जो रोम साम्राज्य है और उसके आसपास की जो पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था वहाँ की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दजला, फरात जैसी नदियाँ बाढ़ के दौरान खेतों में जो पहाड़ी क्षेत्रों से उपजाऊ मिट्टी लाकर के बिछाती थी। इस कारण से वहाँ पर अच्छी अच्छी फसलों का उत्पादन है वो होता था। फिर देखिए, हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। हालांकि रेगिस्तानी क्षेत्र था तो बारिश की थोड़ी कमी भी महसूस होती रहती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। इसके अलावा ये बताते हैं कि खेती के अलावा जो भेड़ बकरियां हैं वे स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। यानी जो पहाड़ी के ढलानी क्षेत्र हैं वहाँ पर इनका पालन किया जाता था। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थी। अर्थात जो ये उपजाऊ स्थान थी, ये जो बाढ़ की भूमि थी उससे काफ़ी ऊंचाई पर है वो स्थित थी, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। अर्थात ये बताते हैं कि इस कारण से भारी मात्रा में है वो मांस है, दूध है, ऊन है आदि वस्तुएं भी प्राप्त होती रहती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़
खूब फल देते थे। तो ये बताते हैं कि नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों के दौरान खजूर के पेड़ जो होते थे वे खूब फल देते थे। अर्थात यहाँ पर जो मतलब मछलियों को भी भोजन के रूप में लिया जाता होगा और इसके अलावा खजूर की भी पैदावार गर्मियों में अच्छी होती थी। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था, क्योंकि इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो यानी ये कह रहे हैं कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि इसके और भी कई कारण होते थे। तो हम उनका स्टेप टू स्टेप अध्ययन है वो करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि शहरी जीवन किस प्रकार था। तो देखिए, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युगीन यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता था। अर्थात ये बताते हैं कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण है वो कांस्य युग यानी आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तांबा और रांगा के मिश्रण से बनता है। कांसा किससे बनता है? तांबा और रांगा के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। अर्थात कांसे के इस्तेमाल का मतलब ये है कि इन धातुओं को दूर दराज के क्षेत्रों से मंगवाया जाता था। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। अर्थात मनकों के अंदर छेद करने, पत्थर की मुद्राओं को उकेरने के लिए, फर्नीचरों में जड़ने के लिए, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। और मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नौकें कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम आगे हैं वो देख भी पाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों के निर्माण के साथ ही जो मतलब कांस्य युग काल है वो माना जाता है। अर्थात तांबा और रांगा मिलाकर के कांस्य का निर्माण किया जाता होगा। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान है वो नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती थी, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था और इसी के फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना और उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता था। तो ये बताते हैं कि जो ये शहर और नगर हैं ये केवल और केवल लोगों के रहने के स्थान नहीं थे, बल्कि जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त यानी खाद्यान्न के जो फसलें हैं उसके अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व है वो बढ़ जाता है। अर्थात जहाँ पर केवल खाद्यान्न श्रेणी के उत्पादन की जगह अन्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, उद्योग, कुटीर उद्योग आदि विकसित हो जाते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप कस्बे हैं वो बढ़ने लगे थे और यही नतीजा हुआ कि मेसोपोटामिया में कस्बों का विकास होना है वो शुरू हो गया होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी
महत्वपूर्ण भूमिकाएं वो होती हैं। अर्थात ये बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना उनके लिए इसलिए फ़ायदेमंद साबित होता है क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं का भी योगदान है वो रहता है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते क्योंकि उन्हें खाद्यान्न की वस्तुएं व अन्य वस्तुएं गांवों से मंगवानी पड़ती थी, इसलिए गांवों और शहरों में बराबर लेन देन होता रहता था। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है और वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करें। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जा सकता और साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती है। और इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता मानी जाती है। अर्थात एक कार्य या एक वस्तु का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हर व्यक्ति की अपने क्षेत्र में एक अलग स्पेशलिस्ट माना जाता है और वह एक दूसरे पर निर्भर रहते थे और एक दूसरे पर निर्भर रहने से श्रम का विभाजन शहरों में देखने को मिलता था। तो इस तरह से इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है क्योंकि शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु और विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं और जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार, बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में उनको सभी लोगों का सहयोग चाहिए और वस्तु निर्माण में केवल एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था। बहुत से व्यक्ति मिलकर के अपनी अपनी योग्यता अनुसार कार्य करते थे, तब जाकर के वस्तु का निर्माण है वो होता था। धन्यवाद।